मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है आपका फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ इसके ऊपर। पहला लेक्चर मैंने बनाया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसको समझना। ठीक है, फिर मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और जब वो वैक्यूम में प्रोपोगेट करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, यानी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात की थी। थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन ड्राइव की थी, इक्वेशंस ड्राइव की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस क्या होती है। आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, तो लेक्चर आपका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि वैक्यूम में ना ट्रेवल करके अब किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर से करता है, वाटर से करता है ना, तो क्या होगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। मीन्स हम एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन किसी मीडियम के थ्रू देखेंगे और दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस कंक्लूजन से, वहां उस डिस्कशन से हमें पता चलेगा कि जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते आए हैं, किसी भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिकल पिक्चर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू दिस डिस्कशन। ओके, तो सेकेंड चीज हम इसमें समझेंगे कि जब हमें पता है कि कभी कोई वेव अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रेवल करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को या मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है। यानी वेव एक कैरियर की तरह है जो मोमेंटम और एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या फ्लक्चुएशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाता है। सेम टू सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, एक जगह सोर्स होगा जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, एनर्जी। उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेकर के जाता है। ठीक है, यानी हम और उसी डिस्कशन के दौरान हम समझेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। फिर हम ये समझो बात को कि जब कोई भी लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आकर के गिरेगा तो देन व्हाट हैपन, इट एक्सर्ट्स सम प्रेशर, दैट एक्सर्ट्स सम प्रेशर, जिसे हम लोग रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो हम रेडिएशन प्रेशर क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सन के अंदर देखोगे, सन के अंदर देखोगे तो सन के अंदर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है वो emit करता है, and it exerts some pressure on the sun surface, and when light will be come on the earth surface then it also exerts some radiation pressure. That is very important discussion because it will be help in modern physics, that will be help in modern physics. So these three topics that we will discuss in this particular lecture. Okay, अब तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आप डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चीजें रिकैप करवाता हूँ आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है, जब वो ट्रेवल करती, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स यहाँ पर जब भी ये वेव या एनर्जी, वेव जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएगा तो दो चीजें होंगी। हर एक पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेगा, समय के साथ फ्लैक्चुएट करेगा, समय के साथ फ्लैक्चुएट करेगा। जब भी आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के ऊपर जाएगा तो फ्लैक्चुएशन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो फ्लैक्चुएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे देखिए, फ्लैक्चुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलोंग द वाई डायरेक्शन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लैक्चुएशन जो होगा वो आपका अलोंग द जेड डायरेक्शन होगा, अलोंग द जेड डायरेक्शन होगा। और इसका जो प्रोपोगेशन है, इसका जो प्रोपोगेशन है वो इसके थर्ड एक्सिस, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, व्हिच इज एक्स एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर। यदि आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालना है तो आप सबसे बढ़िया क्या करिए, ई क्रॉस बी कर दीजिए। अगर ई क्रॉस बी यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन हो रहा है वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है अलोंग जेड डायरेक्शन में, तो
along z direction आपने हमको घुमा दीजिए तो यू गेट एक्सेस दैट विल बी एक्स एक्सेस के along जो है आपका इसका प्रोपोगेशन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप कैसे फाइंड करोगे, ई क्रॉस बी करके हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ, इसको मैं कैप लिख देता हूँ क्योंकि कैप जो है डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आपको बता देगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM। और आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले उसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो स्पीड होगी इसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, इसके अंदर वैक्यूम के अंदर, वो जो वैक्यूम के अंदर स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर। और ये होता क्या है आपका 1/√ओवर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द म्यू नॉट? इट इज द परमिबिलिटी in vacuum and this is a permeability in vacuum. Epsilon naught is a permeability in vacuum. And जो इसमें सेकंड पॉइंट जो था और दूसरा पॉइंट जो था कि हर एक पॉइंट पे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो दैट विल बिकम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मींस दैट इज, बट ये किस में होगा, वैक्यूम के अंदर होगा। या अगर आप ऐसा करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसका रेशियो निकालो वैक्यूम के अंदर तो वो भी किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के होगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, बट हमने क्या डिस्कस किया था, वैक्यूम में। अब मुझे बताओ जब मैंने ये चीजें आपने ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बताई थी, वो कैसे पता चली थी, बाय मैक्सवेल इक्वेशंस। तो व्हाट आर द मैक्सवेल इक्वेशंस? 4 इक्वेशंस थी। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, गॉस लॉ, सिंपल गॉस लॉ था कि total electric flux passing through Gaussian surface that is equal to Q inside by epsilon naught। देखिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमने क्या कंसीडर किया था, हमने क्या कंसीडर किया था, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ये रिलेशन ड्राइव कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट हम फाइंड कर रहे थे, तो हम मैक्सवेल की इक्वेशन यूज कर रहे थे। और जब ये मैक्सवेल की इक्वेशन से लगा रहे थे वो किस केस में लगा रहे थे, वैक्यूम के केस में लगा रहे थे। कि हम एज्यूम कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, परमिबिलिटी इन वैक्यूम। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका किसी पर्टिकुलर मीडियम से ट्रेवल करेगा, किसी पर्टिकुलर मीडियम से ट्रेवल करेगा, तो फिर क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, मैक्सवेल इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करोगे, दैट बिकम E डॉट ds q inside by epsilon r. This epsilon r is permeability in matter, permeability for medium, and we know that epsilon r is equal to होता है k times epsilon naught. The k is called dielectric constant. Is called dielectric constant. Dielectric constant. We know these things. Dielectric constant. समझ में आया? पहले मैक्सवेल इक्वेशन हम वैक्यूम में लगा रहे थे, तब ये स्पीड हमने ड्राइव किया था। बट अगर आप वैक्यूम के लिए ना लगाओ, आप किसके लिए लगाओ, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए लगाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या आएगा, एप्सिलॉन आर आएगा। दूसरी इक्वेशन थी मैक्सवेल की, क्या थी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू दिस द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। थर्ड इक्वेशन जो हमने देखा था एक्चुअली क्या था, फैराडे लॉ था। क्या था फैराडे लॉ कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है किसी भी लूप के अंदर, किसी भी लूप के अंदर, which is equal to E dot TL, this is the EMF induced in a closed loop। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी अपॉन dt था, आराम से डी फाई बाई dt था, rate of change of magnetic flux through a surface that equal to
equal to what? That equal to in EMF will be that equal to induced EMF in the loop, and that is E dot dl, where E is the induced electric field. वहां पे हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या था कि B dot dl is equal to mu naught mu naught mu naught I conduction plus I displacement, and that equal to क्या लिखा था हमने mu naught IC plus what is the displacement current, that is epsilon naught d phi E by dt, rate of change of electric flux. ओके, बट ये किस केस में एप्लीकेबल है? वैक्यूम के केस में, क्योंकि यहाँ पे आपने परमेबिलिटी लिया है, किसमें? वैक्यूम के लिए लिया है. यहाँ परमेबिलिटी लिया है, किसके लिए लिया है? वैक्यूम के लिए. बट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका किसी मीडियम के थ्रू पास करेगा तब ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी. दैट इक्वेशन बिकम B डॉट dl. यहाँ पे म्यू नोट के बदले क्या आ जाएगा? म्यू r आ जाएगा. ठीक है, प्लस IC into में epsilon r, and this is d phi E by dt. Now we know that what is the mu r? That is equal to Km, mu epsilon naught. But what is the Km? Km is the relative permeability. Relative permeability. Relative permeability. यानी जब मैंने ये इक्वेशन ड्राइव किया था हमने वैक्यूम कंसीडर करके किया था. ठीक है, बट अगर आपका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करेगा तो उस वाले केस में ये जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगे. तब जब आप स्पीड निकालोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ड्राइव होकर के क्या आएगा? 1 अपॉन रूट ओवर permeability for medium into permeability for medium. ये permeability है, इसी को आप थोड़ा सही से लिखो. सो दिस बिकम व्हाट? रूट ओवर व्हाट इज दिस? एप्सिलॉन r, दैट इज k into एप्सिलॉन नोट. m2 में क्या आ जाएगा? km into में म्यू नोट. यू कैन सी दिस बिकम व्हाट? 1 अपॉन रूट ओवर k into km into में 1 upon root over mu naught into epsilon naught, and this is equal to what? Speed of light or speed of electromagnetic wave in vacuum, which is c upon root over k into km, and this quantity is called refractive index of the medium. Means refractive index of the medium is equal to क्या होगा? n is equal to root over k into km, and that is equal to refractive index of the medium, and that is always greater than 1. So you can see when the electromagnetic wave that will be traveled through the medium, then what happens? The speed is become lower as compared to speed in vacuum, because speed in vacuum is 3 into 10 the power 8 c, but the speed in the medium that equal to c by n, where n is the refractive index of the medium. refractive index of the medium. So you can see the refractive index of the medium is depend upon what quantities. ये बहुत important बात है. The refractive index of the medium depend upon dielectric constant of the medium as well as relative permeability of the medium. Dielectric constant of the medium as well as relative permeability of the medium. Okay, do you understand? It is very important that you have to understand. Then the electromagnetic
wave is traveled through the medium, then speed depend upon what? That depend upon refractive index of the medium. And the refractive index is depend upon what? Dielectric constant as well as relative permeability. Okay. As you know that dielectric constant क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक क्या होता था कि कोई भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक क्या होता था, याद करिए आप, डाइलेक्ट्रिक क्या होता था? डाइलेक्ट्रिक होता था आपके पास कोई भी एक इंसुलेटर टाइप का पार्ट है ना, ये आपके पास कोई भी एक इंसुलेटर है जिसके अंदर क्या होता था? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते थे। मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं आपके पास, किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, पर वो पहले क्या होता है? रैंडमली ओरिएंटेड होता है। बट जैसे ही आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है आराम से। जैसे ही आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, यानी ये पोलराइज हो जाता है। क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। यानी when electric field is passes through the medium, then what happens? It polarized or it magnetized, is magnetized. And the polarization and magnetization is depend upon what? External electric field. External electric field means जब मीडियम पोलराइज होगा या मैग्नेटाइज होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और इसी डिपेंडेंसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी कहते थे। ठीक है, you can see the refractive index depend upon what? Depend upon these two quantities, relative permeability as well as dielectric constant, and that will be changed when 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 because that will be changed, that can be changed. Why? Because you know that the this the polarization of this electric dipole or a magnetization of magnetic dipole is depend upon what? Magnetization of dipole moment, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो द पोलराइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन इज डिपेंड अपॉन व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। as this electric field and magnetic field will be changed, then what happens? The polarization and magnetization also change. Means the dielectric constant of the medium and relative permeability of the medium will be changed. So the dielectric constant and and relative permeability is depend upon what? Is depend upon what? Electric field and magnetic field in the space. So when electromagnetic wave is passes through the medium. So what happens? There will be a fluctuation of electric field and magnetic field at each point with respect to the time. So that's why you can say that the polarization of the medium and magnetization of medium is also will be changed with respect to the time from position to position, from the position to position. Means the polarization and magnetization is depend upon fluctuation of electric field and magnetic field. Means the frequency of electromagnetic wave, frequency of electromagnetic wave. Okay, do you understand? So the K and Km is a function of frequency of angular frequency, or frequency of omega is the angular frequency of EM wave. So that is a function of frequency. So as K change with the frequency of electromagnetic wave, then what happens? The refractive index is also changed with respect to the frequency. So as electromagnetic wave frequency will be changed, okay, so what happened? The refractive index is also changed. Refractive index of the medium is also changed. आप सपोज दैट अगर मैं रेड लाइट की बात करूं, लाइट है, रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, अलग अलग टाइप की लाइट्स होती हैं, 7 कलर के लाइट्स हैं, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो सभी के लिए, सभी आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा
है कि सभी मीडियम के लिए, सभी टाइप के लाइट्स के लिए अलग अलग टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर और मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी के ऊपर, और वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हमारा बात में इसीलिए जब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करती है तो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपका चेंज करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Refractive index of the medium is depend upon frequency. Refractive index is a function of frequency of EM wave. EM wave. So for different type of EM wave, we have different type of refractive index. Isn't it? Isn't it? Okay. But it is a property of, you can say it is a property of medium. Got it? So this is the when electromagnetic wave is traveling through the medium. Okay. So now the next topic that we have to understand, what is this? How electromagnetic energy will be flow or energy will be flow from one point to another point. तो कैसे समझे? मान लेते हैं कि एक वेव फ्रंट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? वेव है ना, तो हमने वेव फ्रंट पढ़ा था, याद करो। वेव फ्रंट क्या होता है कि एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे तो वहां पर सारे के सारे पॉइंट्स वो जो होंगे वो सभी एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने जाता है और सारे के सारे सोर्स वो एक ही फेज में होते हैं, तो हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो आई कंसिडरिंग ए वेव फ्रंट हियर, आई कंसिडरिंग दैट देयर इज अ वेव फ्रंट, ये वाला आपका वेव फ्रंट है, दैट विल बी मूव विद सम स्पीड। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मूव करता है कितने स्पीड से? इन वैक्यूम में कितने स्पीड से मूव करता है? c स्पीड से मूव करता है। तो ये आपका जो वेव फ्रंट है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है, कितने टाइम में? dt टाइम में जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है? c स्पीड से जा रहा है। तो पहले ये पोजीशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रंट, ये पहला वेव फ्रंट था, इस वेव फ्रंट का ये पोजीशन means that electromagnetic wave is traveling along the x direction, and the fluctuation is occurring in y direction. इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन y डायरेक्शन में हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन z डायरेक्शन में होगा। तो हाउ मच एनर्जी will be transferred from this position to this position when this wave front will be passing from this position to this position, that we have to be understand. So now what is the energy? As you know that uh, what is the energy? तो आपने ये चीज पढ़ा होगा कि अगर स्पेस में, अगर ये स्पेस है आपके पास, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर के अंदर, ये आपने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा होगा कि आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज क्यू है। तो इस रीजन में क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, या एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम लोग कहते थे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे? दैट इज एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एंड फॉर दिस केस दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में तो इसके अंदर एनर्जी जो है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होगी। उसी तरह से हमने इसमें देखा था, हमने देखा था कि आपके पास लेटर सपोज एक सोलेनोइड है ना, या इंडक्टर है, ठीक है, ये सोलेनोइड है हो गया या इंडक्टर हो गया। तो और इसके अंदर करंट जो है आई, दैट विल बी चेंज, दैट विल बी चेंज। इस चेंज करने की वजह से अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज करता है,
और इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी स्टोर, मैग्नेटिक एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, magnetic energy stored per unit volume is called magnetic energy density, and that comes to be 1 by half b square, है ना, यहाँ पे b square अपॉन में म्यू नॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उस रीजन में यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा, कितना एनर्जी स्टोर होगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना स्टोर होगा, दैट इज 1 बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका स्पेस के अंदर ट्रेवल कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि मैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालने की कोशिश करूँ तो कितनी होगी, इसका एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो एनर्जी डेंसिटी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, 1 बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर प्लस 1 बाय हाफ बी स्क्वायर इनटू में। दिस इज द एनर्जी इन अ 1 यूनिट वॉल्यूम व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी ट्रेवल थ्रू द मीडियम। तो अगर आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ पे, ये जो वेव फ्रंट है ये यहाँ से यहाँ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, सी इंटू डी टी। अब मान लीजिए इस वेव फ्रंट का जो एरिया है, एरिया, ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज ए। तो इस जो ये रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे देखिए, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब जब यहाँ से यहाँ पर ये जाएगा तो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो इस रीजन में कितना एनर्जी जो होगा उसी को ट्रांसफर करेगा आगे। इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर होगा, इसी एनर्जी स्टोर एनर्जी को ये आगे ट्रांसफर करेगा। तो ये ट्रेवल कर रहा है तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये एक यूनिट वॉल्यूम है तो इस वाले का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा सी इंटू डी टी, ये हो गया डिस्टेंस, सी इंटू डी टी इंटू सरफेस एरिया, that is the volume, okay, that is the volume, we can say dv. So the what is the energy transfer, small time dt के अंदर जो ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो कितना करेगा, that is du, and that du is equal to, you can say that u into dv, and that is equal to what, 1 by half epsilon naught e square plus 1 by half d square into में mu naught into में c into में a into में dt. So this much energy will be transferred when this electromagnetic wave front will be moved a distance c into dt from in a time t, in a time dt. So that will be energy transfer. You can say the energy transfer, energy transfer, transfer in dt time. Okay, that is very simple thing. Now, if you try to understand one thing more, अगर मैं इस du को देखूं ऐसे ले सकता हूँ, du is equal to 1 by half, it is constant. Now I can write this thing c into epsilon naught into e square plus 1 by half c into b square upon में mu naught into में a into dt. So energy transfer per unit area per unit time, that is comes to be, मतलब एनर्जी ट्रांसफर ये क्या हो गया, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी
ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, that is equal to C। C को हम लोग क्या ले सकते हैं, C को क्या ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को क्या ले सकते हैं, that is nothing but E by क्या ले सकते हैं, देखो तो यहाँ पे ये हो गया C एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर प्लस 1/2 C अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, इस बी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताओ, बी को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है दैट इक्वल टू होता है सी। तो ये आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ ई बाई सी का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ जाएगा, दैट इक्वल टू 1/2, देखो एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। आई थिंक दिस इज नॉट 1/2, यहाँ पे नहीं आएगा ये 1/2, दैट इज इक्वल टू सी बाई म्यू नॉट, ओके, इनटू में ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन में क्या है यहाँ पे देखो तो सी है, सी का स्क्वायर, यू नो दैट सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट इनटू में एप्सिलॉन। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू में एप्सिलॉन। तो आई कैन राइट दिस, सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल, सी स्क्वायर को हटा करके लिख सकते हैं ई स्क्वायर इंटू में म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम du by a into dt। I can write this thing 1/2 c into, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू कैन से दैट c into एप्सिलॉन नॉट into e स्क्वायर। आई कैन राइट दिस, है ना, that is the energy transfer per unit area in a per unit time, that is c, the speed line, e naught into e square, okay। Now if you see this thing, I can also change this equation by something. I can change this equation and I get some interesting result, you can see that c को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू में क्या आ जाएगा ई स्क्वायर आ जाएगा। Now I can write this thing, epsilon naught upon mu naught into में e स्क्वायर, और इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं रूट ओवर एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट इंटू में लिख सकता हूँ मैं ई इंटू ई लिख सकता हूँ, ई के बदले क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ई के बदले क्या लिख दूंगा सी इंटू डी लिख सकता हूँ, दो ई है ना तो सी इंटू डी लिख सकता हूँ। नाउ व्हाट इज द सी, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट इंटू में क्या लिख सकता हूँ, सी को कर सकता हूँ 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, क्या आ जाएगा ई इंटू डी आ जाएगा। नाउ आई कैन राइट दिस थिंग, एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम ई इंटू डी अपॉन में म्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट means energy transfer per unit area per unit time, you can write this thing E into B upon mu naught। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि
ट्रेवल कर रहा है मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, तो आपका जो एनर्जी ट्रांसफर होगा इस एरिया से 1 सेकंड के अंदर वो कितना होगा, E इंटू बी अपॉन में न्यू नोट, E इंटू बी अपॉन में न्यू नोट। अब एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम है पोलीनोटिंग वेक्टर। पोली, इसका नाम मैंने क्या कहा, पोलीनेथिंग, पोलीनेथिंग वेक्टर। I defined a quantity which name as polymethyl vector, poly vectors, and that is nothing but it is a vector quantity. So I write S vector is equal to E cross B upon mu naught. Means that is nothing but rate of energy transfer per unit area per unit time. But I can write in this form. It is a vector quantity. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो और इसको न्यू से डिवाइड करते हो, तो वी गेट अ क्वांटिटी नेम इज पोलीमेथिंग वेक्टर। पोलीमेथिंग वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट दिस रिप्रेजेंट, व्हाट दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट, देखिए ये तो बता रहा था कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है 1 यूनिट टाइम में, एक सेकंड 1 यूनिट एरिया से। बट ये जो क्वांटिटी है ये आपको क्या बताएगा कि किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड के अंदर 1 यूनिट एरिया के अंदर। दिस रिप्रेजेंट 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 द डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच एनर्जी एनर्जी of energy transfer and energy transfer energy transfer per unit area per unit area per unit time। 1 यूनिट एरिया से 1 यूनिट टाइम में किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ये आपको कौन बताएगा, पोलीमेथिंग वेक्टर। कैसे, यू नो दैट ई क्रॉस बी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगा। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। इसे हम लोग कहते हैं पोलीमेथिंग वेक्टर। क्या कहते हैं, पोलीमेथिंग वेक्टर। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है जेड डायरेक्शन में है, तो उसका प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। यानी जो पोलीमेथिंग वेक्टर होगा वो आपका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आपका पोलीमेथिंग वेक्टर होगा, व्हिच इज एस वेक्टर, व्हिच इज एस वेक्टर। ई पे हाथ रखिए, वाई की तरफ घुमाइए, अलोंग एक्स एक्सिस आपको मिलेगा कि एनर्जी का वेव जो है अलोंग एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। सो दिस इज व्हाट पोलीमेथिंग वेक्टर। नाउ कम टू दिस great discussion. After this discussion we can able to understand what is the intensity, what is the intensity. You can see the energy per unit area per unit time that will be changed with respect to with position and time. Why? Because the electric field and magnetic field both are changed with respect to the position and time. So that will be also changed. That will be also changed with position and time. That is not constant. That is not constant. Means energy जो transfer हुआ है, now you can see this energy per unit time is power. A power transfer per unit area is known as polymetric vector. Polymetric vector. But what is the intensity? Intensity is what? Average power. Because you can see that power transfer is depend upon time and position. At every instant and at every position, the power transfer, rate of power transfer or power transfer per unit area that will be changed. But what is the intensity? Intensity is defined as average power transfer per unit area is known as intensity. Now, simple. What is the intensity? Intensity of EM wave is nothing but average
power transfer per unit area. Per unit area. That is nothing but power. You can say power per unit area. But this is what average power per unit area. Surface area per unit surface area. किसी भी surface area से कितना average power transfer हो रहा है? That is the intensity. That is the intensity. That is the what? Intensity. So if you going to calculate the average power, how much average power that will be transferred. So what we have to do? We have to find average of this collimating vector. Average of this collimating vector. If you find the average of this collimating vector, then you can find the intensity. So what is the energy transfer per unit area per unit time, or power transfer per unit time per unit area? That is nothing but E into B. If I consider only magnitude, that is E into B upon mu naught. As you know that the electric field is a function of position, which is sine kx minus omega t, and also magnetic field, that is also function of Vy, that is V0 sine kx minus omega t. Because we know that the electric field and magnetic field will be propagate in a medium. That means this is a fluctuation in y direction, this is fluctuation in z direction. Electric field and magnetic field change with respect to the position and time. So if you find out Ey into Bz, so what is this? That is E naught B naught is sine kx minus omega t, okay, into sine kx minus omega t. So this become what? That is become E naught B naught. You can say that sine square kx minus omega t. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो यू गेट व्हाट? Ey into Bz. I'm sorry, Bz, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है. तो Bz is equal to E naught B naught by 2 into में you can say 1 plus 2 cos 2 theta, 2 cos 2 sin square theta है, so this become 2 ax minus omega. So if you find out the average, if you find the average of this quantity, average the pointing vector, magnitude of pointing vector. So pointing vectors, magnitude of sorry, this is the magnitude of pointing vectors. So if you find the average of this quantity, so what, how we can find the average? That is nothing but 0 to capital T, that T is the time period, 2 pi by omega into s into dt upon 0 to t dt. You can see the average of this quantity, average of this means that is nothing but 0 to t dy ey for bz ey upon mu naught upon 0 से लेकर के t into dt. अगर आप इसका एवरेज निकाल रहे हो, इसका एवरेज, तो देखिए cos जो है वो किस टाइप का फंक्शन होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है. cos थीटा क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है. तो इसका अगर एवरेज क्या होता है cos थीटा का? इसका एवरेज क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 0 होता है. तो अगर मैं इस क्वांटिटी का एवरेज निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू 0, बट दिस विल नॉट 0, दिस विल नॉट इक्वल टू 0. So what we get? What we get as AB, that is equal to B naught into mu naught upon 2 sorry E naught. इस क्वांटिटी का एवरेज क्या होगा? 0, बट इसका नहीं 0 होगा क्योंकि cos एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है. तो इंटेंसिटी क्या होता था? इंटेंसिटी क्या था? एवरेज पावर ट्रांसफर पर यूनिट सरफेस एरिया. व्हाट इज द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज पोलिक्यूलेटिंग फैक्टर्स, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एवरेज,
that is nothing but average of polynomial vectors. The intensity that comes to be 1 by half B node into new node, sorry, B node, I'm sorry, B node into E node upon the new node. So this is the, you can say, intensity of electromagnetic wave. Intensity of electromagnetic wave is nothing but average power transfer per unit surface area. Per unit surface area. Okay. So I discuss here. What I discuss here? I discuss here how energy will be flow. Energy will be flow. As we know that electromagnetic wave will be traveled through the medium, then what happened? Then what happened? There will be fluctuation of electric field and magnetic field. Because both field are exist, so means there is some energy in the medium that will be transferred from one point to another point. And the energy transfer per unit area, per unit time is known as polymetric vectors. But average energy or average power transfer per unit time is known as intensity of the electromagnetic wave radiation. Okay, that is electromagnetic wave radiation. Okay. Now come to the last topic, which is known as radiation pressure. Radiation pressure. Radiation pressure. What does it mean, radiation pressure? See, as this is the surface, on this surface, electromagnetic waves are falling. So if it get absorbed or it get either it got absorbed or either it get reflected. So when it absorbed or it reflected, what happened? There is an exchange of momentum, or it transfers some momentum to this plate. Okay, and that momentum, due to some momentum, change in momentum, we can say that there is some force exerted by this electromagnetic radiation on this particular area. And the force per unit area is known as radiation pressure. Means we treat radiation as a particle. Radiation as a particle. And electromagnetic wave as a particle. Okay. So how it is? Now, as you discuss here, energy per unit area per unit time, which is polymetric vectors, that is equal to what? E into D upon polymetric vector upon mu naught. That is what I discussed. Polymetric vectors. Okay. Now what is this? You can say energy equal to क्या होता है? Force into displacement. यानी F dot dx upon A into dt. Now dx by dt is what? Speed of what? That is the speed of speed of speed of electromagnetic wave. You can say E into D upon mu naught. So I can say this is speed. So force per unit area into speed is nothing but EB by mu naught. I'm sorry. Energy per unit area per unit time is nothing but E into E node, sorry, not E node, E into B, E into B upon the mu naught. Now, what is the energy? Energy is nothing but force into displacement. Force into displacement. Force into displacement. Force
You can say force into displacement upon area upon में dt is equal to E into B upon mu naught. This is what speed of electromagnetic wave. So I can write this in force per unit area that equal to speed. So E B upon mu naught into C. Or you can say polynoting vectors per unit speed of light. Polynoting vectors per unit speed of light. Is force per unit area means rate of change of momentum upon area is nothing but it is called radiation pressure. It's called radiation pressure. Radiation pressure. Radiation pressure. Radiation pressure. What is the radiation pressure? That is polynoting vectors per unit speed of light. Per unit speed of light is known as radiation pressure. Radiation pressure. So if you can see, one thing is very important. If you find the average radiation pressure exerted by radiation on the surface, radiation pressure, average radiation pressure, that is equal to what? Average polynoting vectors per unit speed of light. Our average polynoting vectors is known as intensity of electromagnetic wave per unit speed of light. Per unit speed of light. So the average pressure exerted by electromagnetic radiation, that is what? Intensity of radiation per unit speed of light. So if there is a absorbing surface on which electromagnetic wave form, then you can say the average pressure exerted by this radiation, that is I by C. This is for perfectly absorbing or perfectly absorbing surface. Or if there is this kind of surface, there is a perfectly reflection or perfectly reflection. Reflection, you can say the radiation pressure, average radiation pressure exerted by the radiation, that is nothing but 2 times I by. And that is discussed, I discussed in which class? Modern physics. So that's why I hope you can do it. Okay. Thank you so much.